नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीके क्लास में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मुद्रा अवमूल्य के बारे में। आप कहोगे भैया मुद्रा अवमूल्य क्या है? तो मैंने आपसे पहले मुद्रा के बारे में बताया था कि भैया मुद्रा कितने प्रकार की होती है, मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं और मुद्रा पर क्या प्रभाव होते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है। इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसी पिछली क्लास में हमने बताया था कि भैया मुद्रा जो होती है हार्ड मनी होती है, मुद्रा सॉफ्ट मनी होती है, हॉट मनी होती है, और मुद्रा जो होती है उसमें एक प्रकार आता है डिजिटल प्रकार की मुद्रा कौन सी होती है, डिजिटल प्रकार की मुद्रा कौन सी होती है। और देखो, किसी देश की मुद्रा किस देश में जाकर के सॉफ्ट मनी होगी, किसी देश की मुद्रा किस देश में जाकर के हार्ड मनी होगी। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा अवमूल्यन के बारे में। मुद्रा अवमूल्यन, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुद्रा अवमूल्य। अब देखो, मुद्रा अवमूल्य क्या होता है। मुद्रा अवमूल्य एक ऐसी व्यवस्था इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य है दूसरे देश की मुद्रा के सामने क्या करें, कम कर दें। जैसे मुद्रा अवमूल्य होता क्या है, मुद्रा अवमूल्य की हम बात करें, लिखेंगे अपने देश की मुद्रा, या इस तरह से लिखो, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा, अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में कम कर दे या घटा दे। तो इससे क्या होगा, तो इससे भैया क्या होगा, इससे घटा दे। तो इस व्यवस्था से क्या होता है, घटा दे, तो इस व्यवस्था को कहते हैं मुद्रा अवमूल्य। तो यह व्यवस्था मुद्रा अवमूल्यन कहलाती है। मुद्रा अवमूल्य कहलाती है। अब देखो, मुद्रा अवमूल्य क्या होता है, मैंने तो बताया, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मान किसी देश की मुद्रा की तुलना में घटा देगा तो हम उसे मुद्रा अवमूल्य कहेंगे। अब भैया मुद्रा अवमूल्य करने से क्या फायदा हुआ, आपने बता दिया कि भैया जैसे भारत है, भारत अपने देश के रुपए का मूल्य अमेरिका की तुलना में, अमेरिका के डॉलर की तुलना में घटा दे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। अब तो भैया क्या ये व्यवस्था सच में होती है? मैंने कहा जी भैया बिल्कुल होती है। और इस व्यवस्था के क्या होते हैं, कई फायदे भी होते हैं। भैया ऐसा क्या हुआ कि आप दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा को घटा रहे हो और फिर कह रहे हो इसके फायदे भी होंगे। तो भैया उस चीज के फायदे क्या होंगे वो देखो। भाई कोई व्यापारी है, ऐसा समझो कोई व्यापारी है, अब वो व्यापारी को भारत में यदि अपना सामान बेच रहा है, समझो भारत में कुछ सामान बेच रहा है तो उसे कुछ पैसे मिल रहे, माना कि हमने 100 रुपए मिल रहे भारत में से एक सामान बेचने पर, 1 किलो दाल मानी और उसको भारत में बेचने पर 100 रुपए मिल रहे हैं। अब अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका में जाने पर भी क्या मिल रहे हैं, उसे 1 किलो दाल के 100 रुपए ही मिल रहे हैं। तो आप बताओ, तो भारत का जो व्यापारी है क्या वो अमेरिका में जाएगा दाल बेचने के लिए, वो कहेगा यार मुझे 100 रुपए तो वहां मिल रहे और 100 ही कहाँ मिल रहे भारत में, तो मैं तो अपनी दाल कहाँ बेचूंगा, भारत में। उससे क्या फायदा होगा, उसको उस पर जाने का टैक्स बच जाएगा और भी कई सारी चीजों का फायदा हो जाएगा और समय की बचत होगी। तो लेकिन इस चीज की व्यवस्था क्या हानि होगी, इसकी व्यवस्था की हमें हानि ये होगी कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार, क्या भैया विदेशी मुद्रा भंडार, जो टोटल फॉरेन रिजर्व होता है ना भारत के पास में, उसकी कमी हो जाएगी। और जब उस चीज की कमी हो जाएगी, अब ऐसा तो है नहीं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हम अपना नोट ले जाएं, भारतीय अपना रुपया लेकर पहुंच जाएंगे भी हमें इसमें व्यापार करना। अब यदि हमें किसी दूसरे देश से कुछ सामान खरीदना, जैसे ईरान हुआ, सऊदी अरब, रशिया, जापान, कोई सा भी देश हो, हमें उनसे कुछ सामान खरीदना है तो वो ये कहेंगे कि भैया आप हमें पेमेंट किस में दो, आप हमें पेमेंट डॉलर में दो। और डॉलर भी कहाँ का भैया, यूएस डॉलर। कहाँ का, यूएस डॉलर में आप हमें पेमेंट दो। तो क्या आप वहां पर रुपया लेकर जाएंगे, आप कहोगे
आप कहोगे कि भैया आप उन्हें यहाँ पर रुपया लेकर जाओगे, नहीं। जब आप उनसे कहोगे कि भैया डॉलर में हमें पेमेंट लेना, क्या लेना भैया, डॉलर में हमें पेमेंट लेना है। अब भारत के पास में समस्या हो गई, भारत के पास में तो डॉलर है नहीं, तो भारत ने क्या करा, भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। तो भैया क्या फायदे होंगे इसके, मुद्रा अवमूल्यन के फायदे, यहाँ पर लिखेंगे भैया मुद्रा अवमूल्यन के फायदे हेडिंग डालकर। लिखेंगे भैया मुद्रा अवमूल्यन के फायदे, मुद्रा अवमूल्यन के क्या फायदे होंगे उनमें लिखेंगे पहले हेडिंग डाल करके। क्या मिलेगा भैया, व्यापार में वृद्धि होगी, पहला कारण होगा व्यापार में वृद्धि। और इस व्यापार में वृद्धि में भी कौन सा भैया, दूसरा ऑप्शन होगा निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, विदेशों को अधिक सामान बेचना, विदेशों को अधिक सामान बेचना, निर्यात का मतलब होता है विदेशों को अधिक सामान बेचना। तो भैया निर्यात में वृद्धि भी दूसरा फायदा। अब देखो ये कैसे, इस एग्जाम्पल को जरूर समझ लेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बता दिया इकोनॉमिक्स में कुछ भी हमें रटना नहीं है, हमें ऐसे नहीं करना भी किताब लेके ऐसे घूम रहे हैं कि भैया मुद्रा मूल्य नहीं होगा, मुद्रा मूल्य नहीं होगा, कुछ नहीं करना, हमें केवल एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को याद कर लेना। देखो कैसे करेंगे, कैसे वो देखो भाई, एग्जाम्पल लिखेंगे। ये स्थिति कहाँ की है भैया, ये तो भारत है, और ये कहाँ भैया, ये भैया यूएसए है। यूएसए ले लो, किसी भी देश का ले लो, तो एक भारत की स्थिति होगी, ये होगी यूएसए यानी अमेरिका। अब ए व्यापारी है, ए व्यापारी है, अब वो दाल बेच रहा भैया अपनी, क्या बेच रहा है, दाल बेच रहा। अब मानो दाल का रेट यहाँ पर लिख लेंगे, नोट डाल करके, दाल का रेट, दाल का रेट, दाल का रेट कितना भैया, 75 रुपए किलो है माना। मतलब हमने कोई सामान मान लिया और उस सामान का रेट क्या मान लिया, उस दाल का रेट हमने 75 रुपए किलो मान लिया, उस सामान का रेट भैया हमने क्या माना हुआ है, 75 रुपए किलो माना हुआ है। अब 75 रुपए किलो उस दाल का मान लिया, 75 रुपए पर केजी। अब भारत में क्या हुआ, इस तरह से देखेंगे भारत में क्या हुआ, 1 रुपया या फिर 1 यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर, 1 यूएसए डॉलर, इसका मतलब होता है डॉलर का साइन होता है, 1 यूएसए डॉलर बराबर माना 84 रुपए, या मानो 75 रुपए मानो, 1 यूएस डॉलर 75 रुपए का है। अब अमेरिका में गया व्यापारी बेचने के लिए, उसे वहां पर भी कितने मिल रहे, वहां पर भी उसे 75 रुपए मिल रहे। तो इस स्थिति में, अब इस स्थिति में जो व्यापारी है वो अपने सामान, या फिर जो हमने दाल का एग्जांपल माना है, एग्जांपल किस चीज का माना हमने माना यहाँ पर दाल का। तो जो व्यापारी है वो अपना सामान कहाँ बेचना पसंद करेगा, वो अपना सामान बेचना पसंद करेगा भैया कहाँ पर, भारत में। लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डाल करके, इस स्थिति में भारतीय व्यापारी अपना सामान यूएसए में बेचना पसंद नहीं करेगा, वह अपना सामान कहाँ बेचेगा, वह अपना सामान भारत में ही बेचेगा, क्योंकि उसे विदेश में बेचने पर भी कितने रुपए मिल रहे, उसे यूएस में बेचने में 75 रुपए मिल रहे।
और भारत में बेचने में 75 मिल रहे हैं। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह बेचने पर उसे समान मूल्य मिल रहा है। दोनों जगह बेचने पर क्या मिल रहा, समान मूल्य। इस स्थिति में भारत का निर्यात घटेगा, इस स्थिति में भारत का निर्यात घटता चला जाएगा। तो भैया दोनों जगह बेचने पर समान मूल्य मिल रहा। अब बात करें दूसरी स्थिति की, जो सेकंड स्थिति आती है। अब सेकंड स्थिति है तो पहली स्थिति थी, बात करेंगे सेकंड फेज की, सेकंड स्थिति। अब सेकंड स्थिति क्या होगी भैया, सेकंड स्थिति वो क्या होगी उसे देखो। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, एक तरफ लिख लेंगे भैया क्या अपना, यहाँ पर लिख लेंगे भारत, यहाँ पर लिख लेंगे भैया यूएसए। अब ये जो स्थिति है सेकंड वाली, ये थोड़ी खतरनाक सी है। वो देखो कहते हैं भाई, यहाँ पर भी यदि कितना रुपए लिखेंगे, 1 यूएस डॉलर, कितना 1 यूएस डॉलर लिखेंगे, 1 यूएसए डॉलर, चलो सही करें भाई, 1 यूएस डॉलर बराबर कितना, अब की बार हमने 95 रुपए कर दिया बढ़ाकर, कितने कर दिया भैया, 95 रुपए कर दिया। और दाल का रेट यहाँ पर भी कितना है भैया, दाल का रेट मूल्य अब की बार भी कितना भैया, 75 रुपए प्रति किलोग्राम। दाल का रेट 75 रुपए प्रति किलोग्राम ही कहां पर है, यहाँ पर है। अब देखो सेकंड जो स्थिति है, इस स्थिति में व्यापारी क्या करेगा भैया, यहाँ पर तो 75 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पर 75 रुपए किलोग्राम थी। यहाँ पर क्या हुआ, $1 का मूल्य बढ़ा दिया गया रुपए के मुकाबले। तो अब भारतीय व्यापारी क्या करेगा, अपनी दाल भारत में नहीं बेचेगा। अपनी दाल कहाँ नहीं बेचेगा, अपनी दाल भारत में नहीं बेचेगा। लिखेंगे दाल 75 रुपए प्रति किलोग्राम है अभी भी भारत में। अब $1 की कीमत कितनी है भैया, $1 की कीमत 95 रुपए है। तो सेकंड वाली स्थिति क्या होगी, यहाँ पर स्थिति क्रिएट होगी, जो भारतीय व्यापारी होगा वो अपना सामान विदेश में बेचना पसंद करेगा। लिखेंगे यहीं पर हेडिंग डाल करके, इसी स्थिति में इस स्थिति में भारतीय व्यापारी अपना सामान विदेशों में बेचना पसंद करेगा, विदेशों में बेचना पसंद करेगा। क्योंकि वहां से भारत से ज्यादा मूल्य मिल रहा है। अब इस स्थिति में क्या होगा भैया, इस स्थिति के दो फायदे होंगे, इस स्थिति के दो फायदे होंगे। इन दोनों स्थिति के आधार पर हमने ज्ञात किया कि भैया जो भारत का आयात होगा वो तो घट जाएगा और निर्यात बढ़ जाएगा। इसी कारण नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे, नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे दोनों स्थिति में। दोनों स्थिति में हमने देखा कि मुद्रा मूल्य से क्या होता है भैया, आयात घट जाता है, आयात घटता है तथा क्या होता है भैया, तथा निर्यात
बढ़ जाता है। दोनों स्थिति में क्या हो गया, आयात घट गया और निर्यात क्या हुआ, निर्यात बढ़ जाएगा। इसी कारण मुद्रा अवमूल्यन होने के तुरंत बाद किसी भी देश का फॉरेन रिजर्व जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसी कारण मुद्रा अवमूल्यन होने के तुरंत बाद मुद्रा अवमूल्यन होने के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। क्या हुआ भैया, बढ़ जाता है। तो भैया इससे किससे भैया, मुद्रा मूल्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने तुम्हें बताई भैया। क्या हो, जब कोई भी देश अपनी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटा दे तो क्या होगा भैया, तो उसे मुद्रा मूल्यन कहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जब किसी देश के पास में क्या होगा, जब देखो किसी देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होगी तो वो देश क्या करेगा, मुद्रा मूल्यन कर देगा। अब जब विदेशी व्यापारी होंगे वो भारत में सामान बेचने के लिए नहीं आएंगे मुद्रा मूल्यन होने के बाद में, क्योंकि हमारा तो मूल्य खुद ही कम है। तो मतलब पहली बात तो आयात घट जाएगा, दूसरी बात हमारे यहाँ के व्यापारी सामान बेचना पसंद करेंगे यूएस में, कनाडा में, विदेशी देशों में जाकर सामान बेचना पसंद करेंगे। इस कारण क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। और देखो जिस घर का आयात अधिक होता है, मतलब बाहर से अधिक सामान मंगाते हो और निर्यात कम करते हो, तो वो देश कैसा, वो घर कैसा होता है, वो गरीब होता है। तो इन सब चीजों का अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा मुद्रा अवमूल्यन का। और जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है देश के लिए। तो क्या होगा भैया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन के फायदे बताए मैंने तुम्हें, मुद्रा अवमूल्यन की दोनों स्थिति बता दी, किस प्रकार से मुद्रा अवमूल्यन होता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर दोनों स्थिति बताई और मुद्रा अवमूल्यन का देशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है। अब आप कहो क्या कभी भारत में ऐसा हुआ, क्या भारत के सामने कभी ऐसी स्थिति आई, भारत ने अपना मुद्रा अवमूल्यन करा? मैंने कहा 3 बार। जी हाँ, 3 बार भारत ने अपनी मुद्रा का मुद्रा अवमूल्यन करा। आप कहोगे भैया अच्छा, मैंने कहा जी। एक तो होता देखो मुद्रा विमुद्रीकरण, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। एक तो मुद्रा का विमुद्रीकरण होता, मुद्रा का विमुद्रीकरण। आपने बताया मुद्रा का विमुद्रीकरण सबसे पहले कब हुआ, मुद्रा का विमुद्रीकरण से मतलब है मुद्रा को चेंज करना। तो कब हुआ भैया, मुद्रा का विमुद्रीकरण 2016 में बीजेपी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके कैबिनेट ने अहम फैसले के द्वारा भैया भारत की मुद्रा का अवमूल्यन कर, मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया था 2016 में। कब, 2016 में। दूसरी बात मैं आपसे करूँ भैया, मुद्रा का अवमूल्यन बताओ। तो अवमूल्यन की बात करते हैं, मैंने कहा भाई मुद्रा का अवमूल्यन भारत में 3 बार हुआ। वो कब हुआ देखो, भारत में मुद्रा अवमूल्यन। अब हेडिंग डालेंगे भैया, भारत में मुद्रा अवमूल्यन। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, भारत में मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ? देखो तो भारत में मुद्रा का अवमूल्य कब हुआ, तो 3 बार। मैंने तो बताया 3 बार हुआ। अब वो 3 बार कब थे देखो, 1, 2 और 3। पहली बार भारत में जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ पहली बार, तो कब हुआ था भैया, 1949। जी हाँ, 1949 में भारत की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। और इस अवमूल्यन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1949 में पीएम कौन थे भैया, पीएम थे नरेंद्र जवाहरलाल नेहरू महोदय। और के सन्मुखम
चेट्टी साहब। जब दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था भैया? 1966 में। 1966। यहाँ पर वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पर वित्त मंत्री थे वित्त मंत्री सचिन चौधरी। तीसरा हुआ था 1951 में। तो ये डेट क्या है? तीनों डेट इंपोर्टेंट है। इस टेबल का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा अवमूल्यन से पूछा जाएगा। कुछ याद करना हो ना करना हो, ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए भैया। सचिन चौधरी वित्त मंत्री थे और कब हुए थे भैया ये? यहाँ पर पीएम कौन थे? यहाँ पर पीएम थे भैया कौन थे पीएम इस समय? 1966 की बात हो रही है। तो भैया 10 जनवरी 1966 को जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी क्या हुई? उनकी डेथ हो गई थी एक हवाई जहाज के हादसे में कजाकिस्तान में। तो उसी के समय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। तो ये अवमूल्यन 2 बार हुआ। एक बार तो कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री और इनके जस्ट बाद पीएम बनी थी इंदिरा गांधी। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी कजाकिस्तान के एक हवाई हादसे में। अब 1991 में क्या हुआ भैया? मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। अब जब मुद्रा का अवमूल्यन 1991 हुआ, इस समय वित्त मंत्री कौन थे? इस समय सबसे पहले बात करें पीएम की, तो पीएम कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे भैया? वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। कब रहे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह? 2004 से लेकर 2014 तक 2 योजनाओं के लिए लगातार भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी रहे। और ये भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री भी थे। मनमोहन सिंह जी क्या थे भैया? रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हो मनमोहन सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हो मनमोहन सिंह जी हैं। और यही भैया भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। तो इनके समय में, इन मनमोहन सिंह जी के समय में देश ने सर्वाधिक विकास किया। इन मनमोहन सिंह जी के समय में भारत ने सर्वाधिक विकास किया था मनमोहन सिंह जी के समय में। अब देखो इन तीनों पॉइंट को एक एक करके अलग अलग तरह से देखेंगे। तीनों पॉइंट को एक एक करके अलग अलग तरह से देखेंगे, लिखेंगे आगे डाल के। पहला मुद्रा अवमूल्यन, पहला मुद्रा अवमूल्यन। पहला मुद्रा अवमूल्यन, पहला मुद्रा अवमूल्य है देश के। अब देखो इनको लिखने के लिए चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, समझाने के लिए बहुत जरूरी है। इस समय तक क्या हुआ भैया? भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ था। लिख लेंगे भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। या इस तरह से लिखो, पहला मुद्रा अवमूल्यन 1947। कब हुई भैया? यहाँ के पीएम थे आर के षणमुगम चेट्टी साहब। आर के षणमुगम चेट्टी साहब क्या थे यहाँ? वित्त मंत्री। अब एक तरह से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता कि भैया ये जो मुद्रा अवमूल्यन हो किस देश की मुद्रा को सापेक्ष मानकर हुआ था? तो यह मुद्रा अवमूल्यन लिखेंगे तो शेडिंग डाल करके, यह मुद्रा अवमूल्यन अवमूल्य ब्रिटेन की मुद्रा के सापेक्ष हुआ था। ब्रिटेन की मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा अवमूल्यन हुआ। अब देखो भारत किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन से आजाद हुआ था 1947 में। भारत 1947 में ब्रिटेन से आजाद हुआ। अब 1947 में ही
अब 1947 के बाद ब्रिटेन था आजाद हुआ, और ब्रिटेन खुद ही एक विश्व युद्ध लड़ चुका था इससे पहले। अभी एक देखो ब्रिटेन ने लड़े तो 2 विश्व युद्ध थे, लेकिन एक 1939 से 1944 तक। ये कौन था भैया? ये दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन ने लड़ा। लड़ने के बाद में अब ब्रिटेन की हालत बेकार होगी, ब्रिटेन की हालत बेकार होगी। वो नहीं चाहते या उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि किसी देश को अपना गुलाम बना के रख सके। तो भैया भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में चीजें क्या हुई? ब्रिटेन की हालत गंभीर हो गई। कोई भी देश युद्ध लड़ाई झगड़े करेगा तो क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं, वो मूव नहीं कर पाएगा, वो गर्त में चला जाता है, गड्ढे में गिरता चला जाता है। तो इसी कारण ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करा। ब्रिटेन ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करा था अमेरिका के मुकाबले। और भैया भारत का व्यापार होता था ब्रिटेन के साथ में, तो भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किसके साथ कर दिया? ब्रिटेन के साथ में। ब्रिटेन के सापेक्ष हुआ था, चूंकि इस समय तक भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, ब्रिटेन के साथ हुआ करता था। ब्रिटेन के साथ हुआ करता था। और ब्रिटेन ने दूसरी हेडिंग डालनी है, ब्रिटेन की हालत सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत खराब हो चुकी थी, इसी कारण ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किसके साथ कर दिया? ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन अमेरिका की मुद्रा के सापेक्ष करा, अमेरिकी मुद्रा के सापेक्ष करा। ये क्या भी है? ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने यहाँ पर लिख के बताई। मतलब भारत ने तो ब्रिटेन की मुद्रा के सापेक्ष अवमूल्यन कर दिया, और भैया किसने? ब्रिटेन ने खुद अमेरिका की मुद्रा के सापेक्ष अवमूल्यन कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यहाँ पर ये हुआ ब्रिटेन का व्यापार बढ़ा। जब ब्रिटेन का व्यापार बढ़ा तो भैया उसका प्रभाव किस पर पड़ा? उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। अब जब उसका प्रभाव भारत पर पड़ा, क्यों? क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, क्योंकि इसी समय तक भारत आजाद हुआ था ब्रिटेन से। तो इसी कारण किससे हुआ था? ब्रिटेन के साथ में हुआ था। और इस समय तक पीएम कौन थे? यहाँ पर लिखेंगे पीएम, हेडिंग डाल कर लिखेंगे पीएम कौन थे भैया? इससे बताइए। यहाँ पर पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, पीएम थे यहाँ पर नेहरू जी। तो पहला मुद्रा मूल्य समझ में आया। अब देखेंगे भैया दूसरा मुद्रा मूल्य। दूसरा मुद्रा मूल्य ये कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। 1966 में हुआ था। अब इस समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर पीएम थे कौन भैया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पर वित्त मंत्री थे सचिन चौधरी, वित्त मंत्री कौन थे? सचिन चौधरी।
कारण क्या हुए थे मुद्रा अवमूल्यन के, यहाँ पे लिखेंगे मुद्रा अवमूल्यन के कारण, कारण डाल करके लिखेंगे। कारणों में पहला कारण क्या था भैया, 1962 भारत चीन युद्ध। दूसरा कारण क्या था भैया, दूसरा कारण लिखेंगे हेडिंग डाल करके अकाल व सूखा। मतलब भारत ने क्या किया, 1962 भारत चीन का युद्ध हुआ। अब जो कोई युद्ध लड़ेगा देश, उसकी तो हालत खराब होगी, जैसे ब्रिटेन की हालत खराब हुई थी 1944 में। अब भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा 1962 में, 63-64 में सूखा पड़ गया, 65 में फिर युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध ये क्या हो गया, तीन इसके कारण क्या थे भैया, तीनों इस मुद्रा मूल्यन के तीनों कारण थे। क्या भैया, तीनों इस मुद्रा मूल्यन के कारण थे, क्योंकि इन तीनों कारणों की वजह से, इन तीनों कारणों की वजह से भारत की स्थिति बहुत डाउन हो गई थी। इसी कारण भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। भारत ने क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अब देखो देखेंगे भैया तीसरा मुद्रा अवमूल्यन, कौन सा तीसरा मुद्रा अवमूल्यन। तीसरा मुद्रा अवमूल्यन, वो देखो क्या थी, जब तीसरा मुद्रा अवमूल्यन हुआ, ये हुआ था भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ, ये हुआ था भैया 1991 में, 1991। अब इस मुद्रा अवमूल्यन पर थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट के लिए। देखो जब 1991 की बात है तो भारत की स्थिति बहुत डाउन होती जा रही थी भैया 1991 में। मतलब भारत सरकार के पास में इतने रुपए भी नहीं बचे थे कि अपने 15 दिन की सैलरी अपने कर्मचारियों को दे सके। क्यों, क्योंकि देखो भाई भारत किस तरह मूव कर रहा था भाई, भारत 1947 से लेकर भारत, क्यों क्या कारण थे भैया मुद्रा मूल्यन के, मैं बताऊं। भारत 1955-60 से, भारत 1955-60 से लगातार सपोर्ट में रहा, किसके, रूस के। लगातार रूसी नीति को फॉलो कर रहा था भारत, लगातार रूसी नीति को फॉलो कर रहा था। और जो रूस वाली नीति थी, वो कैसी नीति थी, वो नीति थी भैया साम्यवादी। साम्यवादी क्या होती है, साम्यवादी होती है अधिकांश सरकारी। साम्यवादी में क्या होता है, सब कुछ सरकारी। सब कुछ सरकारी। साम्यवादी में उत्पादन के जितने साधन होंगे सब पर किसका अधिकार होगा, सरकार का। वही काम क्या भारत सरकार करती आ रही थी। इंदिरा गांधी ने बैंकों को पकड़ के सबका सरकारी क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब जो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो वहां पर क्या हुआ, मैंने तुम्हें साम्यवादी स्थिति की व्यवस्था बताई। उसमें क्या होता है, उसमें कर्मचारी निठल्ले हो जाते हैं, ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो सैलरी कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट से मिलेगी। सैलरी कहाँ से मिलती रहती है, गवर्नमेंट से मिलती है। और अपने काम को इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी प्राइवेट सेक्टर में देते हैं। आप यहाँ पर भी देख लो भैया, जो प्राइवेट सेक्टर होगा उसकी स्थिति गिरी हुई होगी, क्योंकि इसमें पैसा तो गवर्नमेंट काफी डालती रहती है, लेकिन ये वर्कर काम नहीं करके रहते। तो भारत का रुख इस तरफ ज्यादा रहा, भारत का रुख इस तरफ ज्यादा रहा, रशिया की तरफ। अब जो रशिया जो था 1991 में इसका विघटन हो गया। 1991 में रशिया का विघटन हो गया और रशिया की हालत निरंतर क्या थी, यूएसएसआर की हालत निरंतर पतन की ओर चल रही थी। यूएसएसआर क्या हो गया, आपको कभी आप यूएसएसआर क्या दो, कभी रशिया क्या दो। तो जो यूएसएसआर था ना, कौन भैया, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ये 1991 में कितने देशों में,
15 देशों में टूट गया था भैया, 15 देशों में, जिनमें ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो जितने भी देश सब किसके अंग थे, ये रशिया के अंग थे। यूक्रेन, बेलारूस और इस तरह के देश किसके भैया, ये सब रशिया का अंग हुआ करते थे यूएसएसआर का। क्योंकि यूएसएसआर की सीमा लगती थी किससे, अफगानिस्तान से। ब्रिटिशर्स और यूएसएसआर के मध्य जंग का कारण बना था अफगानिस्तान, एक बफन जोन हुआ करता था। वो सब चीजें क्या भैया हिस्ट्री की है, लेकिन आप अपने इस पर रहो। 1991 में क्या हुआ भैया, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। क्या हुआ, मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में। अब इस समय तक पीएम कौन थे, पीएम कौन थे यहाँ पर, पीएम थे यहाँ 1991 में भैया कौन थे पीएम, यहाँ पर पीएम थे वीपी सिंह महोदय। कौन, वीपी सिंह। वित्त मंत्री कौन थे यहाँ, यहाँ वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भैया वित्त मंत्री थे। अब इन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया था। अब उसके कारण देखेंगे भैया, उसके कारण देखेंगे, कारण कौन कौन से थे इस मुद्रा के अवमूल्यन के कारण। कारणों में सबसे पहला कारण कौन सा था भैया, उन्नीस सौ 91 में यूएसएसआर विघटन। दूसरा कारण क्या था, भारत में अधिकांश सरकारी सेक्टर थे। भारत में अधिकांश सरकारी सेक्टर। तीसरा कारण क्या जाएगा, भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। तीनों कारण मैंने बताया। यूएसएसआर का विघटन हुआ, भारत का व्यापार किसके साथ चल रहा है, यूएसएसआर के चल रहा था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया तो भारत की क्या हुई, अर्थव्यवस्था डाउनफॉल हो गई, एकदम से क्या हो गई, डाउन होते चली गई। और भारत सरकार के पास में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि अपने कर्मचारी की 15 दिन की सैलरी भी क्या करे, अपने कर्मचारी की 15 दिन की सैलरी भी दे सके। तो इन माननीय मनमोहन सिंह जी के अपने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनके नेतृत्व में, हालांकि नेतृत्व तो वीपी सिंह का था, लेकिन सरकार को कौन चला रहे थे, मनमोहन सिंह जी चला रहे थे। और इन्हीं के सहयोग से भैया मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया। और इन्होंने 3 नीति लेकर आए। कितनी नीति भैया, 3 नीति 1991 की नीति में लेकर आए थे। 1991 की नीति में 3 नीति लेकर आए। और वो 3 नीति क्या थी, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे उससे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना मुद्रा का अवमूल्यन किसके सापेक्ष हुआ था। लिखेंगे 1991 की का मुद्रा अवमूल्यन कई देशों की मुद्रा के सापेक्ष हुआ था। मुद्रा अवमूल्यन क्या हुआ था भैया, कई देशों की मुद्रा के सापेक्ष हुआ था। मुद्रा अवमूल्यन कई देशों की मुद्रा के सापेक्ष हुआ। मुद्रा के सापेक्ष हुआ था। इनमें यूएस डॉलर, यूरोपियन यूनियन, IMF तथा पाकिस्तान मनी। कई देशों की मुद्रा को सापेक्ष मान करके क्या कर दिया गया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया था। वीडियो
मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया था कई देशों की मुद्रा को सापेक्ष मान करके। तो भैया बास्केट मनी, अब देखो बास्केट मनी क्या होती है, बास्केट मनी क्या होती है, देखो यहाँ पर बास्केट बास्केट मनी क्या होती है, इस बास्केट मनी में होती है कई देशों की मुद्रा। जैसे भैया यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या होती है भैया, कई देशों की मुद्रा होती है, कई देशों की संयुक्त मुद्रा, संयुक्त मुद्रा किसमें होती है, बास्केट मनी में होती है। अब बात करेंगे भैया 1991 की नीति की, थोड़ी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो 1991 की नीति एक बार देख लेंगे, इस तरह से हेडिंग लिख लेंगे भैया 1991 की नीति, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1991 की आर्थिक नीति, हालांकि इसे हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल इसे शॉर्ट में देखना। आर्थिक नीति शॉर्ट देख लेंगे। यहाँ पर सरकार 3 ले गई थी, 3 नियम ले गई थी। 3 नियम कौन थे तो भैया, यहाँ पर 3 नीति लेकर आई थी सरकार। पहले क्या थी भैया, निजीकरण। दूसरी नीति क्या थी भैया, दूसरी नीति थी यहाँ पर वैश्वीकरण। तीसरी जो नीति थी वो क्या थी, ए बी और सी। इस तरह से हेडिंग करके डाल देंगे, तो लिख लेंगे एक तरफा। यहाँ पर क्या था भैया, यहाँ उदारीकरण की नीति थी, उदारीकरण। अब मैं इनको 1 मिनट में तो बताऊंगा, फिर कभी भी टाइम मिलेगा तो शॉर्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो निजीकरण क्या था, निजीकरण में क्या होता है, यहाँ वही सरकार को अधिक पैसा देना पड़ रहा था कर्मचारियों को, जब अधिकांश सेक्टर सरकारी था। अब देखो सरकारी स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है क्या वहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ पर टीचर वगैरह इतना गौर से नहीं देखते। लेकिन इधर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो टीचर क्या मिलते हैं, एकदम टाइट मिलते हैं वहां पर जाने पर, क्योंकि उन्हें पैसा कौन देती है, उन्हें पैसा प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। इस कारण लोग काम कैसे लेते हैं, अच्छे लेते हैं। अब सरकारी सेक्टर में जाओगे तो काम तो है नहीं, लेकिन खर्चा कैसा हो रहा, अधिक हो रहा। काम तो कम है लेकिन खर्चा अधिक हो रहा है, और उन कर्मचारियों की सैलरी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इस सेक्टर को खत्म करने के लिए निजीकरण की व्यवस्था लाई गई कि सरकार के ऊपर से इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने की जिम्मेदारी कैसी हो, खत्म हो। तो निजीकरण की व्यवस्था ले गए, और क्या दिया, सामान में गुणवत्ता आएगी। दूसरी थी वैश्वीकरण। अब जो वैश्वीकरण की नीति है, वैश्वीकरण में नियम था कि भैया जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य व्यवस्थाओं के साथ में जोड़ना, व्यवस्थाओं को विश्व की अन्य व्यवस्थाओं के साथ में जोड़ना। तो क्या होगा भैया, भारत का आयात निर्यात बढ़ेगा, भारत का आयात निर्यात बढ़ेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था थी उदारीकरण। भारत में उद्योग धंधे करने के लिए जो सरकार के नियम शर्तें उनको खत्म कर दिया गया। भारत में उद्योग धंधे सेवा करने के लिए भारत की जो शर्तें थी उनको खत्म कर दिया गया। तो ये क्या थी, ये हमारी 3 नीतियां थी 1991 की। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, कभी वक्त मिलेगा तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये क्या थी आज की हमारी मुद्रा अवमूल्यन से क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।